एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विलियम फॉकनर को पढ़ेंगे। विलियम फॉकनर कौन थे? इनका जन्म हुआ था 1897 में मिसिसिपी में, द साउथ ऑफ अमेरिका। और ही ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड ऑक्सफोर्ड। पढ़ाई में वीक थे और स्कूल ड्रॉप आउट भी हुए थे। एक पायलट बनना चाहते थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, लेकिन तब तक वॉर जो है वो ख़त्म हो चुका था। बहुत छोटे छोटे जॉब किए अपनी लाइफ को चलाने के लिए, इवन कि पोस्ट ऑफिस में भी ये काम किए। ठीक है। शादी हुई इनकी 1929 में और एक बेटी भी हुई। अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा पीते भी थे, है ना, अल्कोहल प्रॉब्लम था इनको। और इन्होंने हॉलीवुड में भी डायलॉग्स लिखे, हॉलीवुड फिल्म में भी डायलॉग्स लिखे। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता 1949 में, है ना, जो इनके लिए बिग अवार्ड था। और आप लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि नोबेल प्राइज़ किसने कब जीता, तो 1949 आप डेट याद रखना। और ये जीते थे, है ना। ऐसा भी पूछता है किसने जीता किसने नहीं जीता, तो नोबेल प्राइज़ ये 1949 में जीते थे। 2 बार इनको पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया। एक बार अ फेबल के लिए 1954 में दिया गया और द रिवर्स के लिए 1962 में दिया गया। इनकी मृत्यु हुई थी 1962 में, जब ये घोड़े से गिर गए थे। 1962 में घोड़े से गिर के इनकी डेथ हो गई। क्यों फेमस है विलियम फॉकनर? क्यों इनको फेमस और एग्जाम्स के सिलेबस में ये रहते हैं, इनके वर्क्स रहते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो स्टोरीज लिखी है ये अमेरिका, साउथ अमेरिकन की स्टोरी लिखी है। और इस तरह की फीलिंग आती है इनकी स्टोरी से, जैसे कि पुरानी विलेज की हवेली, है ना। पीपल इसमें घोस्ट की बात करते, भूतों की बात करते हैं, फैमिली कर्स की बात होती है ना। एग्जैक्टली रेड काइंड ऑफ डार्क हैवी एटमोसफेयर, है ना, गोथिक एटमोसफेयर का भी ये यूज करते हैं अपने नॉवेल्स में। ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग्स आती है इनके वर्क को पढ़ने के बाद। और इन्होंने अपनी एक इमेजिनरी प्लेस, इमेजिनरी कंट्री भी बना के लिखा है। इनकी सेटिंग्स जो है इसी कंट्री में होती है। कौन सी ये कंट्री है? योकनो फतवा। ठीक है, योकनो फतवा। तो ये एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है कि इनके नॉवेल की सेटिंग्स, इनके वर्क्स की सेटिंग्स कहाँ होता है, तो योकनो फतवा कंट्री में होता है। जैसे कि हार्डी की वेसेक्स में होती थी, वैसे ही और भी जो राइटर हैं उनकी होती थी। मालगुडी में होती थी, किसकी? आर के नारायणन की। तो इनकी जो नोवेल की सेटिंग होती है वो योकनो फतवा में होती है। और ऑल नोवेल जो होती है, ऑलमोस्ट ऑल नोवेल आर अबाउट फैमिलीज लिविंग इन दिस इमेजिनरी कंट्री। और इसी कंट्री में इनकी सारी जो नॉवेल्स की फैमिली रहती है, इसी के इर्द गिर्द, इस कंट्री के इर्द गिर्द इनकी सेटिंग होती है। इनका स्टाइल क्या होता है लिखने का, है ना? तो इनके जो नॉवेल्स होते हैं उसमें टाइम को सीधा नहीं दिखाते, स्ट्रेट टाइम नहीं होता है इनके नॉवेल में। समय जो है ये कभी आगे की तरफ दिखता है, पीछे की तरफ जंप करता है। तो समय जो है एक लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखाते हैं, वो कभी जंप करके पीछे दिखाते हैं, कभी आगे दिखाते हैं। तो जैसे सपने में होता है वैसे उस तरह की इनकी दिखाते हैं इनके नॉवेल्स में ना। सेम इंसिडेंट्स इनके नॉवेल में, सेम इंसिडेंट को 4-5 डिफरेंट पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं। मल्टीपल नैरेटर्स रहते हैं, एक नैरेटर नहीं रहता, मल्टीपल नैरेटर्स रहते हैं इनके नॉवेल में। और सेंटेंसेस जो है इनके काफ़ी डिपिकल होते हैं, लेकिन इमोशन जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साउंड एंड फ्यूरी, इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स अब हम लोग देखते हैं इनका। ये 1929 में आया है, इनका मोस्ट फेमस बुक है साउंड एंड फ्यूरी, है ना। और ये जो टाइटल है साउंड एंड फ्यूरी कहाँ से लिया गया है? शेक्सपियर के मैकबेथ से। ठीक है, शेक्सपियर के मैकबेथ से ये टाइटल लिया गया, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि कई बार पूछा है ये। और इसका जो सेटिंग है कि आप इमेजिन करो कि एक पहले राजा का पैलेस था और अब ये बिल्कुल भी बर्बाद हो चुका है ना। जैसे हमारे यहाँ
पहले बहुत पुराने पुराने किले थे, वो पहले कैसे रहे होंगे, कितने शानदार रहे होंगे, लेकिन अब वो रिड्यूस हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो उसी तरह की इनकी इनके नॉवल में सेटिंग है। और फैमिली की, कौन सी फैमिली के बारे में ये दिखाते हैं, कौन सी फैमिली जो बर्बाद हुई थी, क्या, कॉम्पसन फैमिली, है ना। इसमें साउंड एंड फ्यूरी में कॉम्पसन फैमिली की दिखाते हैं, उसकी बात करते हैं, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और 4 ब्रदर्स सिस्टर की बात करते हैं, 3 भाई और 1 बहन है, उनकी बात करते हैं, और सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो 4 पार्ट्स में ये बुक डिवाइडेड है, एंड ईच पार्ट इज टोल्ड बाय वन कैरेक्टर, है ना। हर पार्ट को एक कैरेक्टर ने कहा है। बेंजी एक कैरेक्टर है जो कि मेंटली डिसेबल्ड है, और ही ओनली अंडरस्टैंड साउंड्स, स्मेल्स एंड कलर्स। साउंड्स, स्मेल्स एंड कलर्स को ही केवल वो अंडरस्टैंड कर सकता है, मेंटली डिसेबल्ड है। ये सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखता है फर्स्ट साइड में, लेकिन आपको ये रिमेंबर करना है वन थिंग कि ही कीप्स मिसिंग हिज सिस्टर कैडी। उसकी सिस्टर को वो काफ़ी मिस करता है बेंजी, ठीक है। कुछ बोल नहीं पाता, केवल साउंड्स और स्मेल्स और कलर्स को ही आइडेंटिफाई कर पाता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि वो केवल अपनी बहन कैडी को मिस करता है। दूसरा कैरेक्टर है क्वेंटिन, वो हार्वर्ड में पढ़ता है, लेकिन वो अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड से इतना जेलस है कि वो खुद सुसाइड कर लेता है ना। तो जितने भी भाई है वो अपने सिस्टर के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करते हैं। तो क्वेंटिन का हो गया। जैसन एक एंग्री ब्रदर है हु इज मैड अबाउट मनी, है ना। मनी के लिए पागल है जैसन, और अपनी ही फैमिली को चीट करता है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दिल से, द ब्लैक सर्वेंट वुमन है, एंड ओनली गुड वुमन बीइंग इन होल बुक। दिल से जो है वो ब्लैक सर्वेंट है, वुमन है, और ये ब्लैक मेड जो है वही एक अच्छी कैरेक्टर है इस होल बुक में। सेंट्रल कैरेक्टर जो है कैडी द सिस्टर, और वो सी नेवर स्पीक्स हर सेल्फ, वो खुद से कुछ नहीं बोलती, बट बिकॉज ऑफ हर एवरीवन इज डिस्ट्रॉयड। वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसके कारण सब लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो एक लाइन इसमें रिमेंबर करने की है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सिस्टर हु लव्ड टू मच एंड 3 ब्रदर्स हु कुड नॉट हैंडल इट। ठीक है, उनकी कहानी है सिस्टर की, हु लव टू मच, बहुत प्यार करती है, एंड 3 ब्रदर्स हु कुड नॉट हैंडल इट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फेमस जो इसकी लाइन है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, है ना, मीनिंग नथिंग। ये लाइंस काफ़ी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। दूसरा जो इनका वर्क है एज आई ले डाइंग, इनका दूसरा वर्क है एज आई ले डाइंग, और ये जो टाइटल है ये होमर की ओडिसी से लिया गया है ना। एज आई ले डाइंग टाइटल होमर की ओडिसी से लिया गया है। साउंड एंड फ्यूरी कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है। और ये अच्छा, इसमें जो स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस का भी यूज करते हैं, है ना। साउंड एंड फ्यूरी जो है इसमें स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस का यूज करते हैं फॉकनर। ठीक है, तो ये बातें जो हैं वो याद रखने की है आपको। और जैसे स्वप्न में होता है, टाइम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता, जंप करते रहता, तो ये सब स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस में ही होता है। विचार जो हमारे चलते रहते हैं मन में, कभी इधर कभी उधर, तो इनके वर्क्स में ये स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस देखने को मिलता है। एज आई ले डाइंग इनका होमर की ओडिसी से लिया गया है। द फनीस्ट प्लस मोस्ट ट्रेजिक बुक है, और इसमें बंड्रेन फैमिली की दिखाते हैं, अ पुअर फैमिली, द बंड्रेन फैमिली। ठीक है, और इसमें मदर जो है, मदर का क्या नाम है, एडी, जो कि मरने वाली है, एडी इज डाइंग। और उसकी लास्ट विश क्या है मदर की, बड़ी मी इन जेफरसन सिटी, है ना। उसकी लास्ट विश है कि उसे कहाँ दफनाया जाए, जेफरसन सिटी में दफनाया जाए। वो मर जाती है, एंड फैमिली उसको कैफिन में रख के अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, उसकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए जर्नी स्टार्ट करती है। जेफरसन ले जाते हैं उसको, लेकिन जर्नी जो है वो 9 डेज लंबी होती है। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, पुल टूट जाते हैं,
और क्या काफिन जो है उसमें से बदबू आने लगती है ना। 9 दिन कोई डेड बॉडी ऐसे ही रहे तो उसमें बदबू आएगी, तो इस तरह की। और फिर फायर ब्रेक्स आउट होता है और उसका जो सन है डार्ल, वो पागल हो जाता है। तो इसमें 59 टोटल चैप्टर्स हैं। अजय ले डाइंग में कितने चैप्टर्स हैं? 59 चैप्टर्स हैं। और 15 डिफरेंट पीपल्स, इसमें 15 डिफरेंट नरेटर्स हैं जो अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। और इसमें कि इवन की डेड मदर हैज हर ओन चैप्टर। डेड मदर जो है उसका भी एक चैप्टर है, वो भी बोलने लगती है। तो देखो कैसे किस तरह से ये वर्क्स लिखते हैं। तो इस तरह का वर्क्स है कि आप एक साथ हंसेंगे भी और रोएंगे भी, है ना। एग्जाम्स के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ जर्नी ऑफ अ डेड बॉडी दैट शोज हाउ सेल्फिश एंड क्रेजी अ फैमिली कैन बिकम। इनका नेक्स्ट जो वर्क है लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त जो कि 1932 में आया है। और इनका ये स्ट्रॉन्गेस्ट बुक है ऑन रेसिज्म, है ना। रेसिज्म, रंगभेद की जो नीति है उस पे इनका ये बुक काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बुक है। और इसमें 2 डिफरेंट स्टोरीज एक साथ चलती हैं। पहली स्टोरी में लेना ग्रोव है जो कि एक प्रेग्नेंट गर्ल है जो पीसफुली सर्च कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को, ना। काफ़ी शांत लड़की है और अपने बॉयफ्रेंड को वो खोज रही है। और दूसरी स्टोरी जो है जो एक क्रिसमस का है, जो कि खुद नहीं जानता है कि वो काला है कि गोरा है ना। तो ये जो रेसिज्म पे इनका वर्क है, तो इसमें इसको प्रेजेंट करता है जोई क्रिसमस को कि वो खुद नहीं जानता है कि वो काला है कि गोरा है। और लोग उसको काला समझते हैं और इस तरह से लोग उसे हेट करते हैं। और जोई क्रिसमस जो है एक वुमेन को मार डालता है ना। और देन क्या होता है कि जब लोग ये देखते हैं तो लोग भी उसको पीसेस में काट देते हैं जो है क्रिसमस को। तो ये जो सीन इसमें दिखाया जाता है काफी वायलेंट सीन है। सारी कहानी को देखो कि किस तरह से सीन दिखाए जाते हैं इसमें, है ना। तो काफी मिस्टीरियस, काफी वायलेंट, काफी ड्रेडफुल सीन होते हैं इनके वर्क्स में। फाल्कनर वांट्स टू से, है ना। तो इस वर्क के माध्यम से फॉकनर कहना चाहते हैं कि अगर सोसाइटी एक पर्सन को जज करती है बाय वनली रेस, रेस के रंग के आधार पे उसको अगर सोसाइटी जज करेगी तो ये क्या लाएगा? डिस्ट्रैक्शन ही लाएगा। तो रंग भेद की नीति, सबको समान देखना है। अगर आप इस तरह से रेसिज्म को ले आएंगे और उस तरह से रंग भेद की नीति, काले गोरे की नीति से लोगों को जज करेंगे तो ये क्या? डिस्ट्रक्शन ही लाएगा। और ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि जॉय क्रिसमस वो इज नीदर ब्लैक नॉर वाइट, न वो काला था न गोरा था, वो एक इंसान था, है ना, जिसको कि सोसाइटी ने बर्बाद कर दिया। ठीक है। तो ये इनका वर्क है। कौन सा वर्क हम लोग पढ़ रहे थे अभी? हम लोग अभी पढ़ रहे थे लाइट इन अगस्त। दूसरा नेक्स्ट वर्क है एब्सलम। एब्सलम, है ना, 1936 में आया एब्सलम। एब्सलम और इनका ये बिगेस्ट एपिक है, सबसे लंबा है एपिक। एब्सलम, एब्सलम सबसे लंबा है इसलिए इसको एपिक कहा है। इसमें एक मैन के बारे में बताते हैं जिसका नाम है थॉमस सुटपेन। थॉमस सुटपेन जो कि क्या करना चाहता है? एक हीरो की तरह उभरना चाहता है, एक जीरो से हीरो बनना चाहता था। ही बिल्ड्स अ ह्यूज प्लांटेशन हाउस, गेट्स मैरिड, हैज चिल्ड्रन, है ना। वो ह्यूज प्लांटेशन हाउस बनाता है, शादी करता है, बच्चे करता है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उसका एक और बेटा है एक काले औरत के साथ, है ना, काली औरत से उसको एक बेटा भी है पहले से ही, तब उसकी सारी फैमिली बर्बाद हो जाती है। जब उसको इस तरह की रिवील होता है कि ऑलरेडी सन है, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो इसमें क्या थीम है? इंसेस्ट है, मर्डर है, सुसाइड है, सब कुछ इस बुक के अंदर है, सारा कुछ होता है यहाँ। स्टोरी टोल्ड एज इफ 4 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड रिमेम्बरिंग एन ओल्ड स्टोरी। इस तरह से स्टोरी कहा गया है कि जैसे 4 5 लोग आपस में बैठ के पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और हर बार जो है एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट वर्जन, 4 5 फ्रेंड्स हर बार एक नया वर्जन को वो सुना रहे हैं।
तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट क्या है कि यू नेवर गेट द रियल ट्रूथ इन दिस बुक। आप रियल ट्रूथ इसमें नहीं पाते कि क्या हुआ, लेकिन ओनली डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम ट्रेजेडी। सेम ट्रेजेडी के 4-5 जो फ्रेंड्स है अपनी अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट वर्जन सेम ट्रेजेडी को प्रेजेंट करते हैं, एंड यू नेवर गेट द रियल ट्रूथ इन दिस बुक। नेक्स्ट जो वर्क है गो डाउन मोजेस, जो 1942 में आया है, गो डाउन मोजेस। तो ये स्पेशली स्टोरी है, स्टोरी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। इसमें 7 स्टोरीज हैं और मोस्ट फेमस स्टोरी है द बियर। ठीक है, द बियर मोस्ट फेमस स्टोरी है। और इसमें एक लड़के का बारे में बताया है, एक मैक्सलिन करके एक लड़के का नाम है ये, जो कि शिकार करता है, एक ह्यूज बियर का शिकार करता है जंगल में। और जब बाद में उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली जो है वो 100 साल पहले स्लेव ऑन करती थी और बहुत टेरिबल थिंग्स करती थी उनके साथ, है ना। वो स्लेवरी को प्रमोट करती थी, उन दासों को पालती थी, उनसे उन पे अत्याचार करती थी। ये उसको डिस्कवर हुआ कि 100 साल पहले ऐसे ऐसे उसकी फैमिली करती थी। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने सारी जो उसकी लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, वो कहा कि मैं इस सब को नहीं ले सकता। सारी चीज़ों को रिफ्यूज कर देता है वो, अपनी मनी और लैंड को रिफ्यूज करता है, ये कह के कि दिस इज बिल्ट ऑन ब्लड, है ना, ये लोगों के खून से बना हुआ है। तो यहाँ पे विलियम फॉकनर ये मैसेज दिया है कि द सीन ऑफ स्लेवरी स्टिल हाउंट्स अस टुडे। जो सीन है स्लेवरी का वो हमें आज तक हॉन्ट कर रही है। और इसमें जो सिंपल आइडिया यहाँ पे बताते हैं फॉकनर कि अमेरिकन साउथ में सिविल वॉर खत्म हो चुका है, बट पीपल स्टिल लिव इन द ओल्ड टाइम्स, है ना। देयर पास्ट डज नॉट लेट देम लिव पीसफुली। और उनका जो पास्ट है वो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है। डेट्स वाई देयर फैमिली गेट रीयून्ड। और इस तरह से उनकी फैमिली जो है प्रेजेंट में पास्ट का जो प्रभाव है उसके कारण वो बर्बाद हो रहे हैं। एंड दे फाइट इन द नेम ऑफ रेस एंड टाइम मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन हिज नॉवल। और वो रेस के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, फैमिली बर्बाद हो रहे हैं। और इस तरह से उनके नॉवेल में जो टाइम है वो कभी बैकवर्ड जाती है, कभी फॉरवर्ड जाती है ना। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि फॉकनर इक्वल टू बर्डन ऑफ द पास्ट प्लस रियून फैमिलीज प्लस रेसिज्म एंड प्लस कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल। ठीक है, तो ये आज की वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा विलियम फॉकनर को, और आपको ये एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ज़रूर आप इसको देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदे हो।